सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। किन किन लेवल्स पे ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको रेगुलेट किया जाता है यूकेरियोट्स में। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से पहले मोटिवेटेड हों। मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मुझे भी सही से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है किसी के सिर्फ बोलने से। आपको अंदर से खुद से होता है कि हाँ आपको कुछ करना है, ठीक है। जब आपके अंदर खुद से वो चीज़ आती है ना, आप अपनी हालातों से, जिन भी हालातों से गुजर रहे होते हैं, उन हालातों को देखते हुए जो आपको एक स्पार्क अंदर से आता है, वो आपको सक्सेसफुल बनाता है। तो वो अपने अंदर वो स्पार्क लाइए और अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जीन एक्सप्रेशन जो होता है यूकेरियोट्स में, वो प्रोकैरियोट्स से डिफरेंट होता है। अलग अलग लेवल्स पे होता है। दो लेवल हमको मेन देखने को मिलते हैं। कुछ जगह सेम भी होगा, बट मोस्टली जो जीन एक्सप्रेशन यूकेरियोट्स में होता है वो प्रोकैरियोट्स से थोड़ा डिफरेंट होता है। यूकेरियोट्स में दो लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया जा सकता है। एक ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे मतलब इसके बाद भी जीन का एक्सप्रेशन जो है, यहाँ तो मेन हम रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि जीन का जो एक्सप्रेशन है यूकेरियोट्स में, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी रेगुलेट किया जाता है। प्राइमरली जीन का एक्सप्रेशन कहाँ कंट्रोल किया जाएगा? जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। जैसा कि प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ते आ रहे हैं कि अभी हमने प्रोकैरियोट्स में भी पढ़ा कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करती हैं, और वो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो हैं फिर आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो वैसा ही यूकेरियोट्स में भी होता है। कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगी जो बाइंड करेंगी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ, और आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर देगी। अब या तो वो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो कॉमन हो गया। रेगुलेशन जैसा प्रोकैरियोट्स में होता है वैसा यूकेरियोट्स में होता है। और जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिन, एंड इट्स मॉडिफिकेशन में ऑल्सो कंट्रोल द यूकेरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। तो डीएनए का जो पैकेजिंग होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल जो मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं, हो सकता है आगे आने वाली वीडियोस में आपको कवर करा दूं। जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता है ना क्रोमेटिन में, और उसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हमको देखने को मिलती हैं। ये मॉडिफिकेशंस, ये डीएनए का पैकेजिंग, ये सब मिलके भी यूकेरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन पे, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, TION, TI को हमने हवा में उड़ा दिया, ठीक है। तो क्या क्रोमेटिन स्ट्रक्चर का ट्रांसक्रिप्शन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है? क्रोमेटिन में जो मॉडिफिकेशंस होंगी, यहाँ क्या लिखा है कि क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ट्रांसक्रिप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो देखिए, क्रोमेटिन में जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी, या तो वो ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर सकती हैं या तो वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट कर सकती हैं, ओके। अब if a gene is transcriptionally more active and chromatin shows more sensitivity to DNA's 1 digestion, then it suggests that chromatin structure is more open. See, जब भी कोई जीन ट्रांसक्रिप्शनली आपको बहुत एक्टिव दिख रहा है, उस जीन में बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो जीन है, वो जो भी वो डीएनए का सेगमेंट है, जो भी वो क्रोमेटिन है, वहाँ पे क्रोमेटिन, जो आप जानते हैं क्रोमेटिन ही डीएनए है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन ही है ना। तो जो जीन ट्रांसक्रिप्शनली ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो बहुत सेंसिटिव है डीएनएज 1 के लिए। डीएनएज 1 एक एंडोन्यूक्लियस होता है जो डीएनए को कट कर सकता है, ठीक है। अब
इसका मतलब ये समझ आ जाता है कि यहाँ पे क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज्ड नहीं, वो ओपन है। अगर क्लोज्ड होता तो उतना ज़्यादा क्रोमेटिन की सेंसिटिविटी नहीं होती डीएनएस 1 के लिए। लेकिन जहाँ आपको ट्रांसक्रिप्शनली ज़्यादा एक्टिव जीन दिखेंगी, क्रोमेटिन ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करेगा डीएनएस 1 के लिए, आप समझ जाएंगे क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा ओपन है। तो जब भी सेंसिटिविटी होगी डीएनएस 1 के लिए क्रोमेटिन के पास, तो क्या मतलब होगा कि वो रिलैक्स स्टेट में है और ओपन कन्फर्मेशन में है। तो ये जो रिलैक्स स्टेट और ओपन कन्फर्मेशन है ये अलाउ करता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को और डीएनएस 1 को कि वो एक्सेस ले पाए डीएनए का। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे क्रोमेटिन जो है वो सेंसिटिव है थोड़ा डीएनएस 1 के लिए, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ उस पॉइंट पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को अच्छा खासा एक्सेस मिलेगा और वो अच्छे से क्या करवा सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से अटैच हो जाएंगे ना उस रीजन पे और ट्रांसक्रिप्शन को करवा सकते हैं। So, a DNA is more exposed when there is lack of nucleosomes. आपको पता है न्यूक्लियोसोम जो हैं वो किससे, क्रोमेटिन की ही फोल्डिंग से मिलके न्यूक्लियोसोम बनते हैं, हिस्टोन जुड़ता है या फिर प्रोटीन डीएनए जुड़ता है, उसका पूरा फोल्डिंग से, डीएनए की फोल्डिंग से, प्रोटीन फोल्डिंग से न्यूक्लियोसोम हमको देखने को मिलता है। पर जितने कम न्यूक्लियोसोम होंगे हम समझ जाएंगे कि डीएनए उतना ही एक्सपोज है और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हैं वो अच्छे से ऐसी जगह बाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत पैकेज्ड है न्यूक्लियोसोम, डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हैं और न्यूक्लियोसोम पैकेज्ड हैं, तब फिर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हैं वो प्रमोटर रीजन पे बाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इतना समझा कि अगर न्यूक्लियोसोम बहुत पैक्ड होंगे तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो हैं डीएनए पे एप्रोप्रिएट प्रमोटर रीजन पे नहीं जुड़ पाएंगे, जबकि अगर थोड़ा न्यूक्लियोसोम कम है, थोड़ा आपको रिलैक्स स्टेट में ओपन कॉन्फर्मेशन में क्रोमेटिन देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं अपने प्रमोटर पे जुड़ पाएंगे। कुछ ऑल्टरनेशंस होती हैं क्रोमेटिन में जो ज़रूरी होती हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बाइंडिंग को और आरएनए पॉलीमरेज को फैसिलिटेट किया जा सके कि वो प्रमोटर पे पहुँचें और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर सकें। ऐसे ही दो इम्पॉर्टेंट अल्टरेशंस हमको देखने को मिलती हैं, कोवलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशंस एंड न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग। अब पहले जानते हैं कोवलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशंस के बारे में। एग्जैक्टली कहें कि कोवलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन एक्चुअल में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है हिस्टोन प्रोटीन का। मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद जो है हिस्टोन प्रोटीन्स का कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब ये जो मॉडिफिकेशंस होती हैं जैसे कि क्या हो सकता है, लाइसिन और आर्जिनिन का मिथाइलेशन हो सकता है, सीरीन थ्योरीन का फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, लाइसिन का एसिटाइलेशन हो सकता है, लाइसिन का ही यूबिक्यूटाइलेशन हो सकता है, वही लाइसिन रेजिड्यू का सिमुलेशन हो सकता है। ये आप पढ़ते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, जो हम ज़रूर कवर करेंगे अपना ट्रांसलेशन करने के बाद। तो ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन उस टाइम पे हो जाती हैं, और पर ये हिस्टोन मॉडिफिकेशंस जो हैं ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो हैं ये हिस्टोन्स को क्या कर सकती हैं, ये हिस्टोन को मॉडिफाई कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, और दे कैन इम्पैक्ट जीन एक्सप्रेशन by altering chromatin structure or recruiting histone modifiers। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जीन एक्सप्रेशन को पे अपना अफेक्ट डाल सकती हैं। कैसे? अपने इसका क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगी, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को चेंज करेंगी कुछ हिस्टोन मॉडिफायर्स को रिक्रूट करके। अब देखिए एक आता है हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड डी एसिटाइलेशन, ये कंट्रोल कर सकता है क्रोमेटिन एक्टिविटी को। फिर हमने मिथाइलेशन भी पढ़ा कि मिथाइलेशन से भी हो सकता है। तो मेनली हम यहाँ पे इस लेक्चर में मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन की ही सबसे ज़्यादा बात करेंगे। देखिए
जो हिस्टोन का टेल होता है, आप जानते हैं हिस्टोन एक ऑक्टामर है जिसमें आपको चार प्रोटीन्स के डाइमर्स देखने को मिलते हैं। तो स्पेसिफिक लाइसिन जो होता है किसकी, हिस्टोन की टेल में होता है एक स्पेसिफिक लाइसिन, उसको बहुत बार एसिटाइलेट किया जा सकता है। ठीक, it is often acetylated in chromosomal segment containing genes that are active or potentially active। बहुत बार ये देखा गया है कि हमें एसिटाइलेटेड हिस्टोन टेल मिलता है। एसिटाइलेटेड हिस्टोन टेल में कहाँ पे एसिटाइलेशन हुई होगी, लाइसिन रेजिड्यू में एसिटाइलेशन हुई होगी। तो इस तरह का हिस्टोन हैविंग एन एसिटाइलेटेड टेल वो हमें ऐसे क्रोमोसोम के सेगमेंट में मिलता है जिसके पास ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन्स होते हैं या पोटेंशियली एक्टिव जीन्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो एसिटाइलेशन हुआ हिस्टोन का वो करवाया जाता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज के द्वारा। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है वो हिस्टोन टेल में जो लाइसिन रेजिड्यू है वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर सकता है और ये फिर क्या करेगा, ये आगे इंक्रीज कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन को। देखिए, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज HAT इज इन्वॉल्व इन द एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, और जो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज है वो एक को एक्टिवेटर की तरह काम करता है। देखिए, when lysine, this is only lysine residue of histone tail is modified or acetylated, it lost its positive charge and affinity between histone and DNA decreases. As a result, number of nucleosome decreases and transcription rate enhances। क्या कह रहे हैं कि जब भी लाइसिन रेजिड्यू जो प्रेजेंट है हिस्टोन की टेल में वो मॉडिफाई हो जाएगा, वो एसिटाइलेटेड हो जाएगा, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो लॉस्ट हो जाएगा। अब जो डीएनए में और हिस्टोन में एफिनिटी होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, पर उसके जो पॉजिटिव चार्ज था वो लॉस्ट हो गया। तो अब डीएनए और हिस्टोन के बीच की जो एफिनिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। अब जब डीएनए और हिस्टोन्स ही अच्छी तरह से नहीं जुड़े हैं तो क्या अच्छे से न्यूक्लियोसोम फॉर्म्ड होगा, अच्छे से न्यूक्लियोसोम पैक्ड होगा? नहीं, न्यूक्लियोसोम उस टाइम उतना नहीं बनेंगे, आपको क्रोमेटिन भी ओपन मिलेगा। ओपन क्रोमेटिन पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो बाइंड कर सकते हैं और इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल रेट को एनहांस कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि किस तरह से हिस्टोन का एसिटाइलेशन जो कि अपने आप में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, कैसे वो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर सकता है। एसिटाइलेशन से ट्रांसक्रिप्शनल रेट जो है वो इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? क्योंकि एसिटाइलेशन हुआ तो हिस्टोन का एसिटाइलेशन हुआ, हिस्टोन में भी लाइसिन रेजिड्यू का एसिटाइलेशन हुआ और एसिटाइलेशन की वजह से जो है एफिनिटी बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन वो डिक्रीज हो गई। एज अ रिजल्ट आपको ओपन क्रोमेटिन मिलेगा जिसपे अच्छे से क्या हो सकती है, जिसपे अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। लेकिन ये जो एसिटाइलेशन है ये रिवर्सिबल है। हिस्टोन डी एसिटाइलेज HDAC जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन डी एसिटाइलेज, ये एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर सकता है और जो भी पहले प्रोसेस हमने बोला कि एफिनिटी कम हो गई थी तो वो एफिनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि हिस्टोन डी एसिटाइलेज जो है वो रिमूव कर देगा एसिटाइल ग्रुप को और फिर से हिस्टोन पे नेगेटिव चार्ज होगा और मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा और डीएनए और हिस्टोन का एफिनिटी बढ़ेगा, न्यूक्लियोसोम फॉर्म होंगे और अब ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स उतना इजीली जो है क्रोमेटिन पे बाइंड नहीं करेंगे क्योंकि क्रोमेटिन अब हमको एक पैकेज स्टेट में मिलेगा। इसीलिए हिस्टोन डी एसिटाइलेज इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का रिप्रेशन कर सकता है। मिथाइलेशन जो हिस्टोन का होता है वो हम समझ गए कि वो कौन करवाता है, मिथाइल ट्रांसफरेज करवाता है।
मिथाइल ट्रांसफेरेज टारगेट करता है हमारे पास लाइसिन को और अर्जिनिन, दोनों को टारगेट करता है। लाइसिन को तो करता ही करता है और अर्जिनिन को भी टारगेट करता है। कहाँ पे? H3 and H4 हिस्टोन्स में, H3 and H4 हिस्टोन में। अब देखिए अगर क्या होगा, मिथाइलेशन जो है H3 का हुआ है लाइसिन 9 पे, K स्टैंड फॉर लाइसिन अमाइनो एसिड, है ना। तो H3K9 पे या H3K27 पे अगर मिथाइलेशन होता है तो क्या होगा, इससे हेटेरोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन होगा और साइलेंसिंग हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है। लेकिन मिथाइलेशन अगर कहाँ होता है, लाइसिन H3 सब यूनिट जो है हिस्टोन का, उसके लाइसिन जो कि 4th पोजीशन पे है उसके साथ होता है, या H3 में ही लाइसिन 36 पे है उस पे होता है, या H3 में ही लाइसिन 79 में है वहाँ होता है। तो ये जो यहाँ पे जो मिथाइलेशन होगी उससे हमें ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन मिलेगा। इन जनरल जो है वो मिथाइलेशन मेनली इट इज एसोसिएटेड विद मिथाइलेशन का बात हुआ। एसिटाइलेशन इज मेनली एसोसिएटेड विद ओपन क्रोमेटिन, ओके, वहाँ आपको ओपन क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। लेकिन मिथाइलेशन जो है या मिथाइलेशन आपका ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस भी कर सकता है और इन्हांस भी कर सकता है। तो मिथाइलेशन से कहाँ कहाँ जो है वो हमको देखने को मिलेगा, मिथाइलेशन से हमको लाइसिन और अर्जिनिन में देखने को मिलेगा। पहले तो मिथाइलेशन कहाँ देखने को मिलेगा, अर्जिनिन एंड लाइसिन में। और लाइसिन में जो H3 है उसमें लाइसिन में 9th पोजीशन का जो लाइसिन है उस पे है, 27 पे है, तो ट्रांसक्रिप्शन का साइलेंसिंग हो जाएगा। वहीं अगर मिथाइलेशन जो है वो इन पोजीशन पे है जो यहाँ मेंशन की गई है, H3 के लाइसिन 4 में, लाइसिन 36 में और लाइसिन 79 में, तो हमको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन दिखाई देता है। तो दिमाग में भर लीजिए अपने, एसिटाइलेशन जो है उसके रिजल्ट में हमको ओपन क्रोमेटिन मिलता है और एसिटाइलेशन एज अ रिजल्ट एनहांस करता है ट्रांसक्रिप्शन को। वहीं मिथाइलेशन एनहांस भी कर सकता है और रिप्रेस भी कर सकता है। कब एनहांस करेगा, कब रिप्रेस करेगा, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए फिर आगे हमारे पास आता है न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग, ठीक है। इसमें कोई हमें हिस्टोन में मॉडिफिकेशंस नहीं देखने को मिलती हैं, जैसे हमने हिस्टोन की मॉडिफिकेशंस अभी पढ़ी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियोसोम का ही चेंज है। लेकिन ये जो न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग है यहाँ हमको हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशंस नहीं देखने को मिलता है। ये जो न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग होता है ये इंड्यूस किया जाता है एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू। ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस जो है ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियोसोम का डीएनए से कांटेक्ट है, न्यूक्लियोसोम में ही डीएनए है मैम, ठीक है, लेकिन आपको पता है ना लिंकर डीएनए भी होता है, अच्छे से वो पूरा डीएनए ही डीएनए के साथ अटैच भी होता है ना। तो जो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग, जिसमें न्यूक्लियोसोम का डीएनए के साथ कांटेक्ट वीक हो जाता है, ठीक है। और एटीपी डिपेंडेंट न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्विस SWISNI फैमिली, जिसको हम स्विच स्निप कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्विच स्निप कॉम्प्लेक्स और स्विच और सुक्रोज नॉन फर्मेंटेबल कॉम्प्लेक्स, ओके, स्विच स्निप कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और स्विच सुक्रोज नॉन फर्मेंटेबल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो जो इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन द प्रोटीन्स ऑफ स्विच स्निप कॉम्प्लेक्स एंड द क्रोमेटिन allow binding of transcription factors and therefore causing an increase in transcription। देखिए ये जो स्विच स्निप फैमिली हमने पढ़ी ये काउज करेगी रिमॉडलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम, लेकिन ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगी, ये स्विच जो हमारे पास इंटरेक्शन होगी बिटवीन द प्रोटीन्स ऑफ स्विच स्निप कॉम्प्लेक्स और क्रोमेटिन, ये इससे क्या होगा, इन इंटरेक्शन के रिजल्ट में हमको क्रोमेटिन जो है वो ओपन होता हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हैं वो बाइंड कर पाएंगे किस पे, क्रोमेटिन पे। एज अ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन का रेट इंक्रीज होगा। तो स्विच स्निप फैमिली बताइए इंक्रीज करता है ट्रांसक्रिप्शन को के रेट को या डिक्रीज करता है, तो ये इंक्रीज करता है।
क्या यहाँ पे कोई हिस्टोन का मॉडिफिकेशन हुआ? यहाँ हमको कोई भी हिस्टोन का मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डीएनए मिथाइलेशन एंड जीन रेगुलेशन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि डीएनए मिथाइलेशन का एक तो हमने पढ़ लिया कि वो हमारे पास जो है हिस्टोन प्रोटीन का मिथाइलेशन पहले हमने पढ़ा है ना। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डीएनए मिथाइलेशन की बात कर रहे हैं कि डीएनए मिथाइलेशन से भी हमको अलग अलग एक्सप्रेशन देखने को मिल सकता है जीन्स का, और हमें अलग तरह से जो है वो मतलब ट्रांसक्रिप्शन का रेट देखने को मिलेगा। ये इंक्रीज भी हो सकता है और ये डिक्रीज भी हो सकता है। क्या? ट्रांसक्रिप्शन का रेट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। डीएनए मिथाइलेशन जो है वो आपको CpG डाइन्यूक्लियोटाइड आइलैंड्स में भी देखने को मिलती है, और भी बहुत जगह देखने को मिलती है, लेकिन CpG डाइन्यूक्लियोटाइड आइलैंड्स पे भी होगी। CpG क्या हो गए? डाइन्यूक्लियोटाइड आइलैंड क्यों कहा? C फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जी ये कोई आपका साइटोसिन ग्वानिन, पहले तो बेस पेयर बनता नहीं है, मतलब बेस पेयर डेफिनेटली बनता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही बेस पेयर करता है, लेकिन ये बेस पेयर नहीं है, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन जो बेस पेयर्स हैं वो जुड़े होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या यहाँ पे क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। और जहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हो जाते हैं तो वहाँ हम बोल देते हैं कि क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड। साइटोसिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ग्वानिन, CpG डाई न्यूक्लियोटाइड आइलैंड है। ओके, जो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वही क्या करेगा? मीडिएट करता है ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप, कहाँ से? फ्रॉम एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन टू साइटोसिन। मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन से मिथाइल ग्रुप को लेगा और साइटोसिन पे दे देगा। उसी वजह से हमको मिलेगा 5 मिथाइल साइटोसिन। क्या मिलेगा हमको? ये 5 मिथाइल साइटोसिन। साइटोसिन मिथाइलेशन जो है यूकेरियोट्स में बहुत कम हमको देखने को मिलती है। ये जो हमें यूकेरियोट्स में लाइक लोअर यूकेरियोट्स में तो बिल्कुल कम होती है। वर्टिब्रेट्स में मुझे अप्रोप्रिएटली यहाँ पे लोअर यूकेरियोट्स करना चाहिए था। साइटोसिन मिथाइलेशन रिलेटिवली रेयर होता है इन लोअर यूकेरियोट्स। हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में टोटल जितने भी CpG डाइन्यूक्लियोटाइड आइलैंड्स होंगे उनमें बस 10% में ही हमको मिथाइलेशन देखने को मिलता है, और वहीं प्लांट्स में टोटल जितने भी CpG डाइन्यूक्लियोटाइड आइलैंड होंगे उनमें हमें 30% में मिथाइलेशन देखने को मिलता है। बट लोअर यूकेरियोट्स में मिथाइलेशन साइटोसिन का बहुत कम होता है। ठीक है, the region of genome with a higher number of methylated cytosine is generally transcriptionally inactive due to direct inhibition of transcription factors as a result of methylated binding or binding of other proteins to the methyl binding domain of DNA। देखिए, अब ये जो रीजन होता है जीनोम का जिसके पास बहुत सारे मिथाइलेटेड साइटोसिन होते हैं, ये क्या करता है? ये रीजन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता। वो रीजन जीनोम का जिसके पास हायर नंबर होंगे मिथाइलेटेड साइटोसिन का, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेगा। किसकी वजह से? या तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स का डायरेक्ट इनहिबिशन हो गया है मिथाइलेटेड से, मिथाइलेशन की वजह से, या फिर कुछ और प्रोटीन्स जो हैं वो मिथाइल बाइंडिंग डोमेन ऑफ डीएनए पे आई होंगी। आगे मैं बताती हूँ कि मिथाइल बाइंडिंग डोमेन क्या है। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया। जो रीजन होता है जीनोम का जिसके पास ज़्यादा मिथाइलेटेड साइटोसिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, या तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स डायरेक्ट इनहिबिट हो गए हैं, या फिर क्या हुआ है कुछ प्रोटीन्स हैं जो मिथाइल बाइंडिंग डोमेन होता है डीएनए का वहाँ पे जुड़ी हैं। हमको मिथाइलेशन 2 तरह से देखने को मिलता है यूकेरियोट्स में। एक होता है मेंटेनेंस मिथाइलेशन। मेंटेनेंस मिथाइलेशन का क्या मतलब है? इस तरह का जो मिथाइलेशन है वो आपको एक न्यूली सिंथेसाइज्ड बिल्कुल नया नया स्ट्रैंड है उस पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो नया नया स्ट्रैंड है उसमें मिथाइलेशन उसी पोजीशन पे होगा जिस पोजीशन पे पेरेंट स्ट्रैंड में
मिथाइलेशन था, बिल्कुल जहाँ पेरेंट स्ट्रैंड में मिथाइलेशन है उसी के अपोजिट सामने बिल्कुल सेम पोजीशन पे हमको कहाँ देखने को मिले, क्या देखने को मिलेगा, मिथाइलेशन ऑन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो आप समझ के मेंटेनेंस मिथाइलेशन, जैसे पेरेंट्स में मिथाइलेशन था वैसे ही हमको किसमें देखने को मिलेगा, डॉटर स्ट्रैंड में मिथाइलेशन देखने को मिलेगा। कहाँ पे, एट पोजीशन अपोजिट मिथाइलेटेड साइट ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड, बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पेरेंट स्ट्रैंड जो है मिथाइलेटेड है उससे अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो डॉटर मॉलिक्यूल्स बने हैं उन्होंने जो पेरेंट का पैटर्न है मिथाइलेशन का वो रिटेन रखा है। क्या किया है डॉटर मॉलिक्यूल्स ने, इट इंश्योर्स दैट डॉटर मॉलिक्यूल रिटेन द मिथाइलेशन पैटर्न ऑफ पेरेंट्स। ओके मैम, आप बहुत गलतियां कर देते हो जाती हैं, लेकिन मैं बता तो तुमको सही रही हूँ ना, ठीक है। एक नया डी नोवो मिथाइलेशन, अब देखिए मेंटेनेंस मिथाइलेशन में तो वही पोजीशन जहाँ पेरेंट स्ट्रैंड पे था बिल्कुल उसके सामने अपोजिट डायरेक्शन पे डॉटर स्ट्रैंड में भी मिथाइलेशन हो गया, ठीक है। लेकिन डी नोवो मिथाइलेशन में क्या होगा, डी नोवो मिथाइलेशन में नए स्ट्रैंड पे जो है वो मिथाइलेशन होता है। डी नोवो मिथाइलेशन में क्या होगा, नए स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन होगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, डी नोवो में क्या होगा बताइए, डी नोवो में जल्दी से बताइए, बिल्कुल नई पोजीशन पे, न्यू पोजीशन पे जो है वो मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। मेंटेनेंस में जिस पोजीशन पे पेरेंट स्ट्रैंड पे है उसी पोजीशन पे ऐड होगा, ठीक है। चलिए फिर अब हम समझते हैं कि जो सीपीजी आइलैंड है, ठीक है, इनका जो मिथाइलेशन है, ठीक, द सीपीजी आइलैंड मिथाइलेशन ऑफ स्टार्ट साइट is associated with stable long-term silencing for example X chromosome inactivation, imprinting etc. स्टार्ट साइट पे जो हमारे पास साइटोसिन ग्वानिन का आइलैंड अगर हमको देखने को मिल रहा है और वहाँ अगर मिथाइलेशन हुई है तो स्टार्ट साइट पे जो सीपीजी आइलैंड का मिथाइलेशन होगा वो लॉन्ग टर्म साइलेंसिंग कर सकता है, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन एंड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एक्सेट्रा। अब ये इम्प्रिंटिंग या जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, इसको गैमेटिक इम्प्रिंटिंग भी कह सकते हैं, आप पेरेंटल इम्प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। इट इज़ अ फिनोमिनन विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और गैमेटिक इम्प्रिंटिंग और पेरेंटल इम्प्रिंटिंग जो है एक फिनोमिनन है जो कंट्रोल करता है उन जीन्स के एक्सप्रेशन को जो जीन्स मैमेलियन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, देयर आर फ्यू इम्प्रिंटेड जीन्स हुज एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन वेदर दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम मदर और फादर। ओके, इम्प्रिंटेड जीन्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, देखिए इम्प्रिंटेड जीन्स जिनका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि वेदर वो इनहेरिट हुई हैं मदर से या फिर फादर से इनहेरिट हुई हैं। कुछ इम्प्रिंटेड जीन जो हैं वो उनमें क्या होता है, फॉर सम इम्प्रिंटेड जीन इज ओनली फादर अलील इज, कुछ इम्प्रिंटेड जीन में क्या होता है सिर्फ फादर का अलील एक्सप्रेस किया जाता है और कुछ दूसरी में क्या किया जाता है सिर्फ मदर का अलील ही एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, समझ के मतलब इम्प्रिंट जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या हुआ, पेरेंट जो है पेरेंट स्पेसिफिक मैनर में जो है उसमें हमने जीन्स को एक्सप्रेस होते हुए देखा। हम ये बोल सकते हैं कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एक एपिजेनेटिक फिनोमिनन है दैट काउजेस जीन टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ पेरेंट ऑफ ओरिजिन स्पेसिफिक मैनर that are expressed in a parent of origin specific manner। तो कुछ एक में सिर्फ फादर की अलील ही कुछ जीन्स के लिए सिर्फ फादर की अलील एक्सप्रेस होगी, कुछ के लिए सिर्फ मदर की जीन अलील जो है वो एक्सप्रेस होगी, और इसको हम कहेंगे एक अलील एक्सप्रेस कर रही है ना, एक नहीं कुछ कर पा रही है, तो एलिलिक एक्सक्लूजन। और इस तरह की जीन्स में हमको फंक्शनली हेमीजाइगोसिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, फंक्शन हेमीजाइगोसिटी। ओके, इम्प्रिंटिंग जो है इट इज कंट्रोल बाय इम्प्रिंट कंट्रोल एलिमेंट्स। इम्प्रिंटिंग किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है,
इम्प्रिंट कंट्रोल एलिमेंट्स जो हैं वो इम्प्रिंटिंग को कंट्रोल करते हैं। ये इम्प्रिंट कंट्रोल एलिमेंट्स जो हैं ये इम्प्रिंटिंग जीन्स में पाए जाते हैं। इम्प्रिंटिंग को कंट्रोल करने के लिए इम्प्रिंट कंट्रोल एलिमेंट्स हैं जो इम्प्रिंटेड जीन में होंगे। अब ये सेंटर्स जहाँ पे इम्प्रिंट कंट्रोल एलिमेंट्स हैं ये रेगुलेट करते हैं मिथाइलेशन ऑफ इम्प्रिंटेड रीजन। समझ के आप? तो ये जो सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको इम्प्रिंट कंट्रोल एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो रीजन होगा इम्प्रिंटेड रीजन, और वहाँ पे ये एलिमेंट्स जो हैं रेगुलेट कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर रीजन का मिथाइलेशन को। और अगर वहाँ पे मिथाइलेशन होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ट्रांसक्रिप्शन का साइलेंसिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल IGF2 इंसुलिन, दिस इज अ ब्रैकेट नॉट 9, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 है ये एनकोड करता है फॉर ग्रोथ फैक्टर्स, और ओनली सिर्फ पैटर्नल जो कॉपी है वही जो है वो ट्रांसक्राइब हो पाती है, मैटरनल कॉपी ट्रांसक्राइब नहीं हो पाती है। ओनली वन पैटर्नल कॉपी ऑफ IGF2 इज ट्रांसक्राइब। ठीक है, उसमें भी एक ही कॉपी को जो है वो ट्रांसक्राइब किया जाता है और दूसरा जो कॉपी है वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाती है। क्या आपको ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या समझे? IGF2 जो है इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द मैटरनली इनहेरिटेड क्रोमोसोम। सिर्फ फादर किससे जो आए होंगे क्रोमोसोम उनमें आपको मेनली ये देखने को मिलेगा, ये फैक्टर जो है वहीं से एक्सप्रेस होता है। मैटरनली इनहेरिटेड क्रोमोसोम में हमको ये फैक्टर एक्सप्रेस होता हुआ नहीं दिखता है। तो क्या हो रहा है, पहले हमने पढ़ा एसिटाइलेशन जो एनहांस कर रहा था, एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स जो एनहांस कर रहा था ट्रांसक्रिप्शन को। फिर हमने पढ़ा कुछ हिस्टोन में मिथाइलेशन और कुछ में मिथाइलेशन का होना एनहांस कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन, वही कुछ में जो है वो साइलेंस भी कर सकता है। फिर हमने जाना रिमॉडलिंग, न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने स्विच स्निप कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना। फिर हमारे पास आ गया DNA का मिथाइलेशन। DNA का मिथाइलेशन हम पढ़ रहे हैं साइटोसिन ग्वानिन डाइन्यूक्लियोटाइड आइलैंड्स पे। सारे के सारे साइटोसिन ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जो डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन पे हमको ज़रूरी नहीं है कि सभी में मिथाइलेशन मिले, बहुतों में मिलता है। और जब भी CpG डाइन्यूक्लियोटाइड पे मिथाइलेशन होता है जीन का साइलेंसिंग हो जाती है, जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइलेंट हो जाता है। अब जो तरीका, जिस तरीके से मिथाइलेशन जो है जीन एक्सप्रेशन को रोक रहा है उस तरीके को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। बहुत बार हमको क्या देखने को मिलता है कि DNA मिथाइलेशन जो है ओके इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सम प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स में हमको एक कंजर्व्ड सीक्वेंस देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं मिथाइल CpG बाइंडिंग डोमेन। समझ के? तो ये जो CpG में मिथाइलेशन हो रहा है, DNA में मिथाइलेशन हो रहा है, CpG पे हो रहा है, किस तरह से ये जीन एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन बहुत बार हमको ये देखने को मिला है कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो DNA मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज करती हैं। उन प्रोटीन्स में हमको एक मिथाइल CpG बाइंडिंग डोमेन देखने को मिलता है, MBD। ओके, सो मिथाइल ग्रुप जो होता है 5 मिथाइल साइटोसिन में वो एग्जैक्टली एक्सटेंडेड होता है मेजर जो ग्रूव होता है, ग्रुप नहीं, जो मेजर ग्रूव होता है ना DNA का उसमें ये एक्सटेंडेड होता है। मिथाइल ग्रुप जो 5 मिथाइल साइटोसिन में होता है वो एक्सटेंडेड होता है मेजर ग्रुप में। तो इसीलिए जो MBD है हमारे पास मिथाइल CpG बाइंडिंग डोमेन है वो इजीली DNA के साथ बाइंड कर सकता है बिना उसको कोई परटर्बेंस का उसके। ओके, विदाउट एनी परटर्बेंस वो जो MBD है मिथाइल CpG बाइंडिंग डोमेन है वो DNA के साथ बाइंड कर सकता है। अब मिथाइल CpG बाइंडिंग डोमेन जो है वो कैसे बाइंड करेगा, मतलब ऐसा प्रोटीन जो जिसके पास मिथाइल CpG बाइंडिंग डोमेन है वो DNA के साथ अपने उस डोमेन के थ्रू जुड़ जाएगा, क्योंकि जो 5 मिथाइल साइटोसिन है वो मेजर ग्रूव की तरफ एक्सटेंडेड होगा। अब जिन भी प्रोटीन के पास ये मिथाइल CpG बाइंडिंग डोमेन है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर सकती हैं।
ओके, कैसे दे इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द बाउंड प्रमोटर मिथाइलेटेड जीन्स। ओके, किसकी ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रही है, लेकिन किसकी ट्रांसक्रिप्शन को, जिस प्रोमोटर से वो जुड़ी हुई है। प्रोमोटर डीएनए का रीजन है, तो उस डीएनए के मेजर जो ग्रूव वाला रीजन है वहाँ पे ये प्रोटीन्स जुड़ी हुई हैं। तो उस वो जो प्रोमोटर मिथाइलेटेड जीन्स हैं, उस प्रोमोटर की जो मिथाइलेटेड जीन्स हैं जिन पे एमबीडी जुड़ा हुआ है, वहाँ की ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक देगा। कैसे? बाय रिक्रूटिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस that induce the alteration of local chromosome structure in a way that prevent transcription of associated genes। तो हमने मतलब एग्जैक्ट नहीं हमको पता कैसे है, लेकिन हम यही समझते हैं कि ऐसी प्रोटीन्स जो मिथाइल, जो एमबीडी है, मिथाइल सीपीजी बाइंडिंग डोमेन है, वो इनहिबिट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। कैसे? वो किसकी ट्रांसक्रिप्शन को रोकेंगे? उन ट्रांसक्रिप्शन को, जहाँ उन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को जहाँ वो जुड़े हुए हैं, है ना, जिस प्रोमोटर रीजन पे वो जुड़े हुए हैं, और वहाँ जो भी मिथाइलेटेड जीन्स हैं उनको, उनका ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं होने देंगे। कैसे? ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को ये रिक्रूट कर देंगे जो कि वहाँ उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जो है वो अल्टरेशंस कर देगा। अल्टरेशंस हो जाएंगी स्ट्रक्चर में, इस तरह की अल्टरेशन हो जाएंगी कि वहाँ पे जो एसोसिएटेड जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन ना हो सके। एग्जैक्टली देखिए, एग्जैक्ट वे क्या है ये अभी तक अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लेकिन जो मेन देखा गया है कि डीएनए मिथाइलेशन पॉइंट को जो भी प्रोटीन्स जो हैं वो पहचान रही हैं, रिकॉग्नाइज कर रही हैं, उन पे एक कंजर्व सीक्वेंस जो है देखने को मिलता है, जो मिथाइल सीपीजी बाइंडिंग डोमेन होता है। मिथाइल सीपीजी बाइंडिंग डोमेन जहाँ भी प्रमोटर रीजन पे जुड़ा होगा, वहाँ अगर मिथाइलेटेड जीन्स हैं, डेफिनेटली ये मिथाइलेटेड जीन्स पे ही जुड़ेगा, वहाँ ये ऐसे और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को रिक्रूट कर देगा जो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे के स्ट्रक्चर को अल्टर कर देगा, और फर्दर जो है वो उन एसोसिएटेड जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन हो सकता है, कब ट्रांसक्रिप्शन रुक सकता है, कब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एनहांस हो सकता है, ये हमने पढ़ा यूकेरियोट्स में। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए इंतज़ार करते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।